बैक टू यूडिमोनिया क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 8th NCERT। आज हमें जानना है अबाउट मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरल्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं। ये तो आपने क्लास 7th की NCERT में भी देखा था ना कि किस तरीके से एक रॉक होती है। एक सेकेंड, किस तरीके से एक रॉक होती है और वो जो रॉक होती है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। उन मिनरल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उससे हम किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ये सब हमें आगे के चैप्टर्स में देखना है। सबसे पहले हमें बताया गया है कि मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया, आप ले लो कोई बिस्कुट बनाना है तो बिस्कुट बनाने में जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या आप मतलब जब बिस्कुट पूरा बन जाएगा तो क्या आप उसके इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट कर पाओगे, उसमें से निकाल के दिखा पाओगे? नहीं ना। ठीक उसी तरह होता है। उसी तरह हमारी जो अर्थ है उस पर रॉक्स हैं, इन रॉक्स में कई सारे सब्सटेंसेस हैं, मिनरल्स उन्हें कहते हैं। इन रॉक्स के अंदर कई सारे सब्सटेंसेस है जिसे हम मिनरल कहते हैं। जैसे बिस्कुट होता है उसके अंदर जो चीज़ें डली है आप दिखा नहीं सकते हो निकाल के, उसी तरह अर्थ में रॉक्स है और रॉक्स के अंदर कुछ मिनरल्स है। तो ये मिनरल्स को आप समझ गए होंगे। इन मिनरल्स को नेचुरली जो होता है ना, इनका कोई ना कोई केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। इस तरीके से उनको डिफाइन किया गया है। देखो, मिनरल्स अलग अलग टोपोग्राफी में हमें देखने को मिलते हैं। कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो इन तक अभी तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आर्कटिक ओशन है, पोलर रीजन में अंटार्कटिक रीजन है, वहाँ पर भी ज़रूर कुछ मिनरल्स हैं लेकिन अभी तक हम उन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। इसके बाद हमें बताया गया है कि ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना जो बनता है, जो नेचुरल प्रोसेसेस से बनते हैं, उन्हें हम मिनरल कहेंगे। इन मिनरल्स के अपने अपने कोई ना कोई कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, केमिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी, अपनी अपनी इनकी कोई ना कोई क्वालिटी होती है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मिनरल्स कई तरह के होते हैं। बेसिकली हम डिवाइड करते हैं इनको टू टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन। इनको दो टाइप में बांटा गया है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। देन मेटेलिक को भी फेरस और नॉन फेरस में बांटा गया है, जिसमें लोहे का पदार्थ अवेलेबल होगा और नहीं होगा। आयरन के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ये वो हैं जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट होता है रॉ फॉर्म में। ये जो मेटल होता है ये हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब इनसे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड। ये ऐसे हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये चमकीले होते हैं, चमकीले होते हैं और लस्टर होते हैं, मतलब चमकीले होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें एग्जाम्पल दिया जैसे कि आयरन है, बॉक्साइट है, मैग्नीज़ है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके आपके मेटेलिक मिनरल्स के। मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं इन्हें दो में बांटा गया है, फेरस एंड नॉन फेरस। जो फेरस होते हैं उनमें आयरन आ गया जिसमें लोहे के अवशेष होंगे, मैग्नीज़ एंड क्रोमाइट, इन सब में आयरन होता है। ठीक है, और एक है नॉन फेरस जिनमें आयरन नहीं होता है। इनमें एग्जाम्पल है गोल्ड का, सिल्वर का और आपका लीड। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड। ठीक है, सीसा, इन सब में आयरन नहीं होता है। कुछ में आयरन होता है, कुछ में नहीं होता है। मेटेलिक में दो तरह के हैं, जिनमें आयरन है, जिनमें नहीं है। ठीक है, मेटल है या नहीं है। इसके बाद है नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक जो होते हैं जैसे कि लाइमस्टोन, चूना पत्थर, मीका, जिप्सम, ये एग्जाम्पल्स हैं। इनमें कोयला और पेट्रोल भी इसी का एग्जाम्पल होता है नॉन मेटेलिक का, जिनमें मेटल्स नहीं होते हैं। अब मिनरल्स को पाने के तीन तरीके हैं। एक तो है माइनिंग करना, ड्रिलिंग करना, क्वेरिंग करना। माइनिंग भी दो तरह की होती है, ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट का मतलब है जो माइनिंग जो होती है सरफेस पर की जाती है, सरफेस से आप कोल निकाल रहे हो तो ओपन कास्ट माइनिंग। वहीं आप डीप में जाके निकाल रहे हो तो शाफ्ट माइनिंग। ड्रिलिंग होती है जिसमें आप जिसके थ्रू आप पेट्रोल वगैरह निकालते हो। क्वेरिंग होती है जिसमें ज़्यादा डीप में ना जाकर ऊपर से ही आप कोई ना कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब देखो जो आप ऊपर से निकाल रहे हो
प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स। रॉक से जो आप मिनरल निकालते हो जो अर्थ के सरफेस पे है उसे माइनिंग कहेंगे। ठीक है, पृथ्वी की सतह जो है उसके अंदर कुछ रॉक्स हैं, उनसे आप मिनरल्स निकाल रहे हो तो उसको माइनिंग कहते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो डेप्थ में भी हो सकते हैं, और जो अंदर ज़्यादा डेप्थ में ना हो, ऊपर हो, उन्हें आप ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू निकालेंगे, और जो बहुत गहराई में हो उन्हें आप शाफ्ट के थ्रू निकालोगे। इसके बाद है पेट्रोल और नेचुरल गैस। ये बहुत नीचे होते हैं अर्थ सरफेस के, इसके लिए इनको बहुत डीप में जाके निकालना पड़ता है, इसके लिए ड्रिलिंग की जाती है। और जो सरफेस के पास होते हैं उनको आसानी से निकाल लिया जाता है, उसे क्वेरिंग कहते हैं। अब बात आती है रिसोर्सेज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, आपने जो क्लास 7th की एनसीईआरटी पढ़ी थी तो आपने देखा था कि रॉक्स कितने तरह के होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिस एंड आपका सेडिमेंट्री रॉक। तो उन्हीं के बेसिस पे बताया गया किस रॉक में कौन से हैं। सबसे पहले हमें बताया गया मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो आपको मिलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक में और इग्नियस रॉक में। ये वो रॉक हैं जिनसे हमारे प्लेटू भी बने हैं। ठीक है, तो प्लेटू बने हैं तो सीधी बात है प्लेटू के अंदर जो रॉक है वो कौन सी होगी, या तो वो इग्नियस होगी या फिर मेटामॉर्फिक होगी, और उनके अंदर मेटेलिक मिनरल निकलेंगे। अब हमें एग्जाम्पल दे रखा है कि कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। लोहा कहाँ मिलता है, तांबा निकेल कहाँ मिलता है, कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं। इसके बाद हमें बताया गया है कि जो मैदानी एरिया में प्लेन्स में मिलते हैं या फिर आपको फोल्डेड माउंटेन में मिलते हैं वो वाले होते हैं सेडिमेंट्री। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री वो है जो सेडिमेंट से बने हुए हैं, जो डिपोजिशन के द्वारा बने हैं चिपक कर। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्लास 7 की एनसीईआरटी ज़रूर खोल के देखना, नीचे प्लेलिस्ट दी होगी। तो मतलब ये है कि जो सेडिमेंट के द्वारा रॉक बनती है, लाइक माउंटेन से कोई ना कोई डिपोजिशन हुआ है सरफेस से, वो नीचे इकट्ठा हो गया और उनसे जो रॉक्स बन गई वो सेडिमेंट्री रॉक है। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक है इसके अंदर जो मिलेगा वो नॉन मेटेलिक होगा। ठीक है, मेटेलिक किस में होता है? इग्नियस में एंड मेटामॉर्फिक में। लेकिन अब मैं कह रही हूँ नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक किस में मिलेगा? नॉन मेटेलिक मिलेगा जितने भी आपके ये फोल्ड माउंटेन्स या फिर आपका प्लेन्स वाला एरिया है वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलती है। इनके एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। और फ्रांस में कहाँ मिलता है वो, मतलब बाकी कंट्रीज़ के नाम बता रखे कहाँ पर कौन सा मिलेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कोल और पेट्रोल की, तो कोल और पेट्रोल भी ऑफ कोर्स सेडिमेंट्री में ही मिलेगा आपको, क्योंकि ये बनते ही फॉसिल से है। ये हमने पढ़ा था क्लास 7th में। ठीक है, आगे बढ़ते, कहाँ पर कौन सी चीज़ मिलती है, कहाँ पर कौन सा मिनरल मिलता है। सबसे पहला कॉन्टिनेंट जो हमें दे रखा है वो है एशिया। एशिया में आप देखोगे चाइना और इंडिया जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छे अमाउंट में आयरन है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया वर्ल्ड में टिन प्रोड्यूसर में सबसे आगे है। इंडिया और चाइना के पास आयरन ओर्स तो हैं, लेकिन अगर कॉन्टिनेंट की बात करें वर्ल्ड का हाफ से ज़्यादा टिन प्रोडक्शन कौन से देश करते हैं, तो टिन प्रोडक्शन में आगे है चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, इसके बाद है चाइना लीड, एंटोनमी और एंटीमोनी और टंगस्टन, इनको बनाने में भी आगे है। एशिया में डिपॉजिट और भी पाए जाते हैं, वो सब बता रखा है। फिर यूरोप में आयरन ओर जो है उसके मामले में लीडिंग प्रोड्यूसर है। और भी देश है जिनमें आयरन ओर पाए जाते हैं, लाइक रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। इन देशों में भी आयरन की खदानें माइंस देखने को मिलती है। और भी खदानें यहाँ पर पाई जाती है, जिंक की, मैग्नीज की, कॉपर की। नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट जो है उसको वो लोकेट है 3 जोन्स में। एक तो कैनेडियन रीजन है, एक एप्लांचियन रीजन है और एक माउंटेन रीजन है। वहाँ पर आपको ये आयरन, निकेल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर ये सब देखने को मिलेगा।
इसके बाद आपको बता रखा है कि साउथ अमेरिका में क्या है। ब्राज़ील जो है वहाँ पर भी आयरन ओर देखने को मिलती है। चिले में, पेरू में कॉपर देखने को मिलता है। ब्राज़ील और बोलिविया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में गोल्ड के, सिल्वर के, जिंक के, मैग्नीज के, मिका के बहुत सारे और भी मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल ऑयल ऑल्सो पाया जाता है इन देशों के अंदर। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिले, पेरू। मतलब ये पूरा चैप्टर ना फैक्चुअल है, इसमें याद करने वाला पार्ट ज़्यादा है समझाने से ज़्यादा, मैप में देख देख के। फिर आता है अफ्रीका। अफ्रीका में हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स है, गोल्ड है, प्लैटिनम है। तो अफ्रीका में डायमंड की खदानें आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन से देश हैं? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ज़ेरे। ये लार्ज पोर्शन ऑफ गोल्ड यहीं पे देखने को मिलेगा वर्ल्ड का। और इनके अंदर और भी मिनरल्स पाए जाते हैं लाइक कॉपर, आयरन, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट। ठीक है। ऑयल कहाँ पे मिलता है? उन देशों के नाम दे रखे हैं इन अफ्रीका। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट पाया जाता है। वहाँ पर गोल्ड, डायमंड, आयरन, टिन और निकेल भी मिलता है। कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज। सबसे बढ़िया पॉइंट जो याद कर सकते हो वो है कैलगरी और कालगुली एंड कूलगार्डी। यहाँ पर जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हिस्सा है वहाँ पर आपको गोल्ड की माइंस देखने को मिलेंगी। फिर आता है अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका में इतना ज़्यादा तो हमने अभी कुछ खोज वोज नहीं की है, लेकिन ये देखा गया है कि यहाँ पर भी मिनरल्स डिपॉजिट हैं। डिपॉजिट जो है यहाँ पे कोल का पाया जाता है, कोयला मिलेगा ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स में। और आयरन मिलता है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स के पास ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल ये भी यहाँ पर मिलता है। अब इसके बाद बात है कि मिनरल्स के क्या क्या यूजेस हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं इनका यूज़ हम एक कॉइन बनाने से लेकर एक पाइप, हर चीज़ बनाने में होता है। कंप्यूटर इंडस्ट्री में सिलिकॉन का यूज़ हो रहा है, क्वार्ट्ज का यूज़ हो रहा है। ठीक है। एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम के और बॉक्साइट के और हर चीज़ का कोई ना कोई यूज़ है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लो, हवाई जहाज़, या फिर आप वाटरिंग इंडस्ट्री ले लो, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, किचन, रसोई, आपकी घरेलू ज़रूरत है, सभी चीज़ों में इन सब मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। इवन आप जो पेंसिल देखते हो ना, आपकी पेंसिल के आगे जो नोक है दैट इज़ ग्रेफाइट, वो भी एक मिनरल है। तो हर चीज़ में मिनरल की ज़रूरत है डे टू डे लाइफ में। अब बारी आती है कि हम इन मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल है, आज नहीं तो कल ख़त्म तो इनको होना ही है, और इन्हें बनने में बहुत टाइम लगता है, हज़ारों साल लग जाते हैं। तो ऐसे में जिस दर से हम इनको यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उतने दर से तो ये बन भी नहीं रहे हैं ना, उतनी रेट से ये बन भी नहीं रहे हैं। तो इस वजह से, और ये बर्बाद भी बहुत होते हैं, तो इसी वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन मिनरल्स को रिसाइकल कर लें या इनको कंजर्व करने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं पावर रिसोर्सेज की। जो पावर रिसोर्सेज होते हैं ये आज के टाइम में हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, डिफेंस, हर जगह पे इसकी ज़रूरत है। ये जो ऊर्जा संसाधन है, हमारे पावर के रिसोर्सेज हैं, उनको हम 2 टाइप्स में बांटते हैं। एक तो कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो हैं जो कि ईज़िली अवेलेबल है, जिनका हम आज तक यूज़ करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, नेचुरली जिनका सबसे ज़्यादा ऑर्डिनरी तरीके से यूज़ हो रहा है। जैसे एग्जांपल है इसके फायरवुड, जो आप जंगलों में लकड़ियाँ देखते हैं, और नेचुरल गैस। अब जो ये लकड़ी है, ज़रा ये देखो कैसी होती है, ईज़िली अवेलेबल है, फॉसिल से बनी है। ठीक है। इनमें एग्जांपल्स देखो और भी हैं, जैसे कि ऑयल हुई, नेचुरल गैस हुई, फायरवुड, कोल,
हाइडल पावर, ये सारे हमारे वो हैं कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स। तो इनका यूज़ हम पहले से करते आ रहे हैं। कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें, ये वो सोर्सेज हैं जो कि अर्थ पे लिमिटेड हैं, और पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ और जिस तरह से हम इन्हें कंज्यूम करते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में ये ख़त्म होने वाले हैं। और इनका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो भी बहुत लंबा होता है, तो ये जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इनमें आपके पास एक एग्जांपल तो है कोल। कोल का यूज़ किस लिए किया जाता है? खाना पकाना है, हीट चाहिए, तो आप क्या करोगे? कोल का यूज़ करोगे। ये इजीली अवेलेबल होता है अबेंडेंटली, और ये फॉसिल फ्यूल से बनता है, मतलब ये फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल्स के द्वारा बनता है। ये हमारी इंडस्ट्रीज़ में, आयरन और इंडस्ट्री हुई, स्टीम इंजन चलाने हैं, बिजली पैदा करनी है, सबके लिए यूज़ किया जाता है। थर्मल एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है ना। और मतलब थर्मल एनर्जी मीन्स बिजली पैदा करने के लिए थर्मल एनर्जी का यूज़ होता है, जिसमें कोल लगता है। कोल जो होता है इसे बनाने में लाखों साल लगते हैं, और ये एक बर्ड सनशाइन के नाम से जाना गया है। अब ये है क्वेश्चन पूछने लायक कि कौन सा ऐसा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, या फिर कौन सा ऐसा ईंधन है, फ्यूल है, जिसको हमने बर्ड सनशाइन कहा है। बर्ड सनशाइन के नाम से जाना जाता है कोल। विश्व में सबसे आगे कोयला उत्पादक देशों में कौन से देश आते हैं? कोल प्रोड्यूसर्स कंट्री जो हैं उनमें आता है आपका चाइना, अमेरिका, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। इंडिया में कुछ जगह है लाइक रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, ये सब झारखंड में है। यहाँ पर आपको अच्छा खासा कोल देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आपको बताया गया है पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल जो होती है वो भी हमारे लिए डेली लाइफ का पार्ट है। ये बिल्कुल डार्क कलर का होता है जब ये हमें मिलता है। इसको रॉक से निकाला जाता है ड्रिल करके, और इसका निकालने के बाद इसको रिफाइनरीज़ में भेजा जाता है, जहाँ पर ये साफ़ किया जाता है। इसमें से जो नॉट प्योर चीज़ें हैं वो अलग कर दी जाती है, और पेट्रोल को साफ़ करके अलग निकाल दिया जाता है। इस पेट्रोलियम जो है, इससे कई सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं। लाइक इससे हम बनाते हैं डीज़ल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कैरोसिन, मोम, वैक्स और प्लास्टिक और ल्यूब्रिकेंट इसी से बनाए जाते हैं। और काला सोना किसे कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो पेट्रोल से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उन्हें काला सोना, और पेट्रोल को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक गोल्ड। क्यों? क्योंकि ये बहुत कीमती है। फिर इसके बाद बताया गया है कि इसके कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट के देश हैं, अमेरिका, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया। इंडिया के अंदर असम है। असम में डिगबोई वाला एरिया है। मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी वाला रीजन, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। इसके बाद आपका है नेचुरल गैस। अब बारी आती है नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस जो है पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ ही मिलती है, मतलब नीचे जो रॉक्स हैं उन रॉक्स के अंदर पेट्रोल मिलेगा। साथ ही जो रॉक्स के अंदर क्रैक वगैरह होते हैं ना, तो उनमें डीपली ट्रैप हो जाती है एक गैस, उसे नेचुरल गैस कहा गया है। जब हम ड्रिल करके ये निकालते हैं ना पेट्रोल, तो उसी टाइम उन क्रैक से ये गैस भी निकलती है, इसे नेचुरल गैस कहा गया है। ये जो होती है क्रूड ऑयल के साथ ही मिलती है। इसका यूज़ किया जाता है डोमेस्टिकली और कमर्शियल लेवल पे एज अ एनर्जी रिसोर्स। फिर इनके देश की बात करें तो रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड इसके देश हैं। इसके बाद इंडिया में बात करें तो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी वाला एरिया और मुंबई और त्रिपुरा, यहाँ पर हमें नेचुरल गैस देखने को मिली है। दुनिया में बहुत कम देश है जिनके पास नेचुरल गैस के पर्याप्त भंडार है, इनफ है, रिजर्व्स हैं। आज के टाइम में हम फॉसल फ्यूल्स के जो यूज़ है उनको देखकर चिंता में है कि भाई इतना ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये ख़त्म हो सकते हैं, और इनके द्वारा जो पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है वो भी अनलिमिटेड है। और
और बताया गया है कि नॉन कन्वेंशनल की तरफ बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इन बचे कुचे रिसोर्सेज को बचा सकें और अपने एनवायरनमेंट को भी क्लियर और साफ़ रख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया नेचुरल गैस के बारे में। जब हमें पेट्रोलियम मिलता है तो क्रूड ऑयल के फॉर्म में मिलता है, जिसमें और भी सारी गंदगी होती है, देखो कितना गाढ़ा है। फिर उसको रिफाइनरी से साफ़ करके और प्रोडक्ट उससे निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे हाइडल पावर की। ऐसा देखा गया है कि वर्ल्ड में 1/4 जो एरिया है वो पानी से घिरा हुआ है। वर्ल्ड में जो 3/4 एरिया है वो पानी से घिरा हुआ है। बट अभी हमें देखना है कि जो 1/4 है एनर्जी का, बिजली का, वो हम इसी से प्रोड्यूस कर रहे हैं आज के टाइम पे। ये बात हो रही है वर्ल्ड के लेवल पे। वर्ल्ड में एनर्जी का 1/4 सोर्स जो है, आज हमने हाइडल इलेक्ट्रिसिटी को बना लिया है। जल विद्युत इसे बोलेंगे, हाइडल पावर के अग्रणी देश जो बना रहे हैं उनमें पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना है। भारत में भी कुछ ऐसा ही हमने प्रोग्राम स्टार्ट करा है, लाइक नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन, दामोदर वैली में हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स इंडिया में चलाए जा रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, हाइडल पावर। इसके बाद आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर, मतलब कि वो एनर्जी के सोर्सेज जो नए हैं, आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। ये नवीकरणीय है, मतलब रिन्यूएबल है, जो कि हमेशा अवेलेबल रहेंगे। लाइक सोलर एनर्जी, आपको पता है सोलर पैनल्स के थ्रू हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ये ज़्यादातर उन रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स है, वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे धूप अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, सोलर हीटर, ऐसे हम काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपका विंड एनर्जी। तो जो विंड एनर्जी है, अगर उसकी बात की जाए तो भी ये ऐसी एनर्जी है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ये विंड मिल्स के द्वारा एक्वायर की जा सकती है। अब यहाँ कोस्टल रीजन और माउंटेन रीजन पे इसको लगाया जाता है विंड मिल्स को, ताकि विंड के थ्रू हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, लाइक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आप देखोगे देशों के नाम, तो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और यूके, यूएस, स्पेन, ये आगे है इस पावर में। फिर आती है न्यूक्लियर पावर। इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलते हैं जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको प्रोड्यूस करने का तरीका यूरेनियम और थोरियम को फिज़न करवाया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, और इससे जो हीट एंड एनर्जी निकलती है, पावर निकलती है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इनमें सबसे आगे देश अगर कोई है तो वो है अमेरिका और यूरोप, और भारत में भी इसको चलाया जा रहा है, लाइक इन राजस्थान और झारखंड में। राजस्थान और झारखंड में यहाँ पे हम भी इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली यूरेनियम जो है वो हमें देखने को मिलता है झारखंड के रीजन में और राजस्थान के रीजन में, और जो थोरियम है वो हमें केरला के मोनोज़ाइट सैंड में देखने को मिलता है, मोनोज़ाइट सैंड केरला में। और जो भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एनर्जी के सेंटर्स हैं, उनमें आता है आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आपका कर्नाटक। इसके बाद अब हम बात करेंगे, अगला है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो होती है वो आपको देखने को मिलेगी जियोथर्मल एनर्जी हीट होती है जो हमारी अर्थ के सरफेस के नीचे है, पृथ्वी के अंदर हमारी गहराई में आपको गर्मी देखने को मिलेगी, हीट देखने को मिलेगी। जब यही टेम्परेचर, यही चीज़ जब सरफेस पे आ जाए तो वो गर्म पानी के रूप में देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखते हो झरने वगैरह आपको देखने को मिलेंगे हॉट स्प्रिंग्स के। आई थिंक आपने कभी वो कार्टून देखा होगा शिनचैन, तो उसमें भी दिखाया जाता है वो हॉट बाथ लेने जाते हैं। हॉट बाथ मूवी में है आई थिंक ये चीज़, कि एक माउंटेन वाला रीजन है,
वहाँ पर ओपनली लोग बात ले रहे हैं हॉट बाथ। तो ये हॉट बाथ कहाँ से आया, ये गर्म पानी कहाँ से आया, ये जियोथर्मल एनर्जी का एग्जाम्पल हो गया। पानी जो है गर्म पानी, ये अंडरग्राउंड अर्थ के नीचे से निकला है जो गर्म है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज एनर्जी का सोर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। तो अगर हम बात करें कि कौन से देशों में ये एनर्जी हमें देखने को मिलती है, तो एक तो हो गया आपका अमेरिका, दूसरा यूएस जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मिडल अमेरिका। भारत में भी इसके ये मिला है हमें जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स। लाइक हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर मणिकरण और हिमाचल प्रदेश का मणिकरण, और आपको पोंगा घाटी देखने को मिलेगी, पूगा घाटी लद्दाख, पूगा वैली इन लद्दाख। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि क्या भारत में जियोथर्मल एनर्जी है, तो हाँ, हमें लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइडल एनर्जी। तो ये हमने क्लास 7th एनसीईआरटी में पढ़ा था कि टाइड्स किस तरीके से उठते हैं, गिरते हैं, नीप टाइड कैसे आता है, हाई टाइड कैसे आता है। तो जब हमने पढ़ा था तो हम समझ सकते हैं कि ये जो टाइड्स आ रहे हैं हमें इसका फ़ायदा भी लेना चाहिए। तो टाइड्स का फ़ायदा ऐसे होगा कि हम डैम बनाकर डैम में टरबाइन घुमाने के लिए इन टाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने टाइड का यूज़ कर लिया। लो टाइड के टाइम पे, हाई टाइड के टाइम पे जनरेटर होगा जो टरबाइन पानी की वजह से जिसका टरबाइन घूमेगा और उससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद आती है बायोगैस। बायोगैस होती है जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, एनिमल्स का, प्लांट्स का, और गोबर है या फिर हमारा किचन वेस्ट है, तो वो सब हम गैस में बदल लेते हैं, उसे हमने बायोगैस कहा है। ये जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा गैस में बदला जाता है डिकम्पोज करके। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि ये जो गैस है ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज़ करती है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा अच्छा सोर्स नहीं मान सकते। लेकिन ये वेस्टेज से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इससे हम फूड बना सकते हैं, घरों में अपने बिजली पंखे चला सकते हैं, है ना। और ये इजीली अवेलेबल भी है हमारे पास एज अ फ्यूल। हर साल इससे हम ऑर्गेनिक मैन्योर भी बना सकते हैं जिसको हम खेतों में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मतलब यहाँ ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। यहाँ हमें बताया गया कि किस तरीके से एनर्जी जो है उसको सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, और बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, तो इसको ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसकी बचत भी करनी चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। इसको प्रोड्यूस करना ही इसकी बचत है एक तरह से। मतलब इसको कम कंज्यूम करो, प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन इतना प्रोड्यूस करो कि नीड्स पूरी हो, फालतू ना हो, और इसको कंज्यूम भी कम करो ताकि आप उसको वेस्ट ना कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ ये ख़त्म हुआ। अब हम बॉक्सेस देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला हमारा जो बॉक्स है वो हमें बताता है कि जो भी हम खाने में नमक ले रहे हैं और पेंसिल में जो हमने ग्रेफाइट का यूज़ करा है वो सब कुछ मिनरल है हमारे आसपास। ठीक है, अगला है रॉक। रॉक क्या होती है? रॉक के अंदर एक से ज़्यादा मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई निश्चित नहीं है कि इतना ही कॉम्पोजिशन होगा उस मिनरल का। तो जो रॉक्स होते हैं उसे हम मिनरल से निकालते हैं। जिस रॉक से हम इन मिनरल्स को निकालते हैं उन्हें ओर्स कहा गया है। अभी तक 2800 तरह के मिनरल्स हमने देखे हैं कि आइडेंटिफाई किए हैं कि 2800 कुछ होंगे, लेकिन जिसमें से 100 ही और मिनरल्स कहलाए गए हैं। अगला है आप हमेशा रॉक के कलर को देख के बता सकते हो कि उसमें आयरन है या नहीं। अगर रॉक के अंदर आपको तांबा देखना है, आयरन नहीं तांबा देखना है, तो आप रॉक के कलर को देख के बता सकते हो। अगर रॉक का कलर ब्लू है तो मतलब उसके अंदर कॉपर है, कॉपर की प्रेजेंस है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है। इसके बाद आप आगे बढ़ जाओ, जिसमें बताया गया है कि स्विट्ज़रलैंड जो है वहाँ पर क्या कोई मिनरल के डिपॉजिट हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया।
साथ ही जवाब भी दिया गया है। स्विट्ज़रलैंड में कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं है, तो सोचो इस देश को बाहर से ही मंगाना पड़ेगा, जो भी उसको अपना काम करवाना है तो उसको सारे मिनरल्स बाहर से लेने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास खुद कोई मिनरल डिपॉजिट नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैप भी देख लेना कहाँ पर ऑयल है और कहाँ पे कोल है, उसको हमें दिखाया गया है मैप के अंदर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दुनिया का सबसे रेयर डायमंड जो है वो ग्रीन कलर का है, और वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी रॉक्स है कहीं पर हैं तो वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का रीजन है। वहाँ की जो रॉक्स है ना वो 430 करोड़ साल पहले, मिलियंस ईयर्स साल पहले बनी थी। अर्थ की जो रॉक्स बनी थी उसके मतलब जब अर्थ फॉर्म हुई, अर्थ के फॉर्म होने के बाद 30 करोड़ साल बाद, मतलब ये बहुत 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 ओल्ड रॉक्स हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम वर्ड कहाँ से आया। ये लैटिन वर्ड से आया है पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है रॉक। ओलियम का मतलब होता है ऑयल, तो रॉक से ऑयल निकाली जाती है, वही तो पेट्रोलियम है। सो वही पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक ऑयल। अब है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये बहुत पॉपुलर है, इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है, इको फ्रेंडली है। और ये ऑटोमोबाइल फ्यूल में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली गैस है आज के टाइम में। मतलब इसीलिए क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री है। इस मतलब फ्री तो नहीं कह सकते, लेकिन इसकी वजह से पॉल्यूशन कम होता है। पेट्रोल से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और डीजल से, इसीलिए इसका यूज़ हो रहा है। लेकिन करंटली हम हाइड्रो पावर की बातें करने लग गए हैं, मतलब हाइड्रोजन को एज अ रिसोर्स यूज़ करने की बातें हो रही है CNG के भी प्लेस पे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है नॉर्वे। देखो, पहला देश जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करी, जल से बिजली पैदा करी, वो नॉर्वे था। इसके बाद है दुनिया का वो पहला बस अड्डा जो कि विंड एनर्जी से चल रहा है, सोलर एनर्जी से चल रहा है। बस शेल्टर वो स्कॉटलैंड में है। द साइट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर वो स्कॉटलैंड में है। अब देखो, जो दुनिया का पहला टाइडल एनर्जी स्टेशन है वो फ्रांस के अंदर है। पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर 3। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहें हमारी यूडीमोनिया क्लासेस की NCERT सीरीज़। आपको पूरी की पूरी सीरीज़ मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, आप नीचे चेक कर सकते हैं। प्लीज़ फॉलो करें, शेयर करें फॉर UGC नेट। और आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, क्लास 8th के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। तो सभी के लिए है ये वीडियो, सभी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।